नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए अच्छी तरीके से उसके बारे में जानते हुए आगे की ये सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि आगे की सीरीज में हमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं उन सभी टॉपिकों को आसानी के साथ क्लियर करना है। और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं वो हम बिल्कुल जीरो से उठा रहे हैं और बिल्कुल टॉप लेवल तक के आपको पूरे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उससे संबंधित बनते हैं उन सभी के बारे में बताते हैं। फिर भी अगर कहीं त्रुटि हो जाती है तो मानवीय स्वभाव है कि थोड़ी बहुत हो जाए तो उससे ज़्यादा लोड ना लें, क्योंकि वैसे तो हमारा पूर्णतः ये प्रयास रहता है कि जो वीडियो हम बनाते हैं, जो आपके लिए पढ़ाने का जो मटेरियल उपलब्ध कराते हैं उसमें पूर्णतः शुद्धता बरती जाती है। फिर भी कहीं अगर गलती हो जाती है तो मानवीय स्वभाव के चलते हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की कोई बात नहीं है। तो इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने अभी तक 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है आज हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, उस वायुमंडल में कौन कौन से ऊपर हमारे मंडल पाए जाते हैं, उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये टॉपिक लगता है तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज हमारे इस वायुमंडल की संरचना को। जैसे मैंने बता दिया ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसके ओर जो भी मंडल पाए जाएंगे हम उनके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो इसमें कितने मंडल पाए जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से पुटअप कर लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका नीचे से ऊपर की ओर क्रम जमाइए या ऊपर से नीचे की ओर क्रम जमाइए। पहला मंडल कौन सा आएगा? तो पहला मंडल है हमारा क्षोभ मंडल। जैसे ही नाम से प्रतीत होता है क्षोभ, यानी कि छू रहा है किसको? पृथ्वी के सीमाओं को छू रहा है, यानी कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाला जो मंडल है वो ये, जैसे कि मान लिया हमने ये हमारा पहला क्षोभ मंडल है। उसके बाद सम, क्षोभ के बाद में थोड़ा सा सम यानी कि शांति आ जाती है। थोड़ा सा ऊपर गए, पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम तो टेम्परेचर थोड़ा सा पृथ्वी का ज़्यादा रहता है और ऊपर जाने पर हमें थोड़ा सा क्या होता है? शांति सुकून से महसूस होता है। तो यानी कि सम, थोड़ा सा तापमान था वो कैसा होगा? सम ताप, यानी कि जो ताप था वो क्या होगा? थोड़ा कम हो गया। अब आगे जाते ही याद रखने का सबसे बढ़िया क्षोभ, यानी कि जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है क्षोभ मंडल। उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं समताप मंडल। अब समताप मंडल के बाद में 2 मंडल नीचे हो गए हमारे, 2 मंडल ऊपर। अब बीच वाला मंडल है उसे हम मध्य के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो आप इसको कि क्षोभ से थोड़ा सा सम होंगे, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद में मध्य मंडल आ जाएगा। अब याद रखना है मध्य मंडल से 2 मंडल ऊपर है हमारे, एक आयन मंडल और दूसरा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को तो आसानी से याद रख सकते हैं। जो बिल्कुल बाहर है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बहिर्मंडल के नाम से। बस यहां तक हमें याद है। क्षोभ थोड़ा सा सम हुआ, फिर जाके मध्यम हो गया, फिर आगे आयान आया और उसे बाहर ले गया। तो ये हमारा सिस्टम था जो मंडलों का, उसे हमने जान लिया। अब सबसे पहले यही पूछ लेता है कि इनको क्रम से जमाइए। वो ऑप्शन दे देगा क्षोभ मंडल पहले पर, दूसरे पर समताप मंडल, तीसरे पर मध्य मंडल, चौथे पे आयन मंडल, 5वें पे बहिर्मंडल। अगर ये क्रम देता है तो बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। अगर ऐसे क्रम को इधर उधर कर देता है तो हमारा थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां पर क्या रखना है कि क्षोभ से थोड़े से सम हुए और अंत में क्षोभ से थोड़े से सम हुए, मध्य में आयान आया और बाहर ले गया। बस इतना याद रखना है। क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में हमारा आयन मंडल और लास्ट वाला बहिर्मंडल। बस इतना याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से पुटअप हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी क्रम में पूछे जाते हैं। पर अब हम एक एक मंडल के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल
करने वाले हैं। सभी मंडलों के बारे में हम एक एक के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स इससे संबंधित बनते हैं, इसके इर्द गिर्द बनते हैं, उन सभी का समावेश करके हम इस कक्षा के अंदर लाए हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए पूरे ध्यान और पूरे लगन के साथ देखें। आप नोट्स बना रहे हो तो उन नोट्स को कंटिन्यू रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है, और अगर फिर भी आ गया तो कोई नहीं, अगली बार फिर से पुनः प्रयास किया जाएगा। वैसे कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एक एक मंडल के बारे में विस्तृत जानकारी करने का। अब सबसे पहले वायुमंडल। वायुमंडल, ये वायुमंडल होता क्या है या वायुमंडल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जो वायुमंडल की संरचना है आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित मंडल, पृथ्वी के चारों ओर स्थित बाहरी आवरण जिसमें कई गैसों का मिश्रण पाया जाता है और ये कई परतों में विभाजित होता है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारा क्षोभ, समताप, सम से थोड़ा सा मध्यम हुए, फिर क्या हुआ, फिर अयान आया और फिर बाहर ले गया। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में ये हमारे मंडल है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो मंडल पाए जाते हैं, जो गैसों का मिश्रण पाया जाता है, उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। आगे यहां तक कंप्लीट है, वायुमंडल को जान लिया। अब हम जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल जो पृथ्वी की सतह के सर्वाधिक नजदीक है, जिसकी ऊंचाई है भूमध्य रेखा से देखा जाता है। ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा अगर यहां से देखा जाता है तो यह कितना होता है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है 16 किलोमीटर, और जो ध्रुव होते हैं वहां पर कितनी होती है, 6 किलोमीटर। यानी कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई थोड़ी सी अधिक होती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। जैसे ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई अधिक और ये ध्रुव है, तो यहाँ पे आते आते ऊंचाई कम हो जाएगी। यहाँ पर 16 किलोमीटर और यहाँ पे आते आते कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। इतना याद रखना है। जैसे ये हमारी पृथ्वी की लेयर है, यानी कि पृथ्वी की परत है। अब इससे हम ऊपर की ओर चलते हैं तो भूमध्य रेखा से ये हम मान लेते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा पर कितना डिस्टेंट होता है, 16 किलोमीटर की। कितनी दूरी होती है, 16 किलोमीटर की। वहीं ध्रुवों पर देखी जाती है तो ध्रुवों पर कितनी होती है, 6 किलोमीटर की। भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 6 किलोमीटर। अब क्षोभ मंडल की विशेषताएं क्या क्या हैं, अब हम उनका अध्ययन करेंगे। इस मंडल का विस्तार भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर व ध्रुवों पर 6 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। यानी कि जो भूमध्य रेखा है उस पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 6 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर है उसमें कमी आती जाएगी, यानी कि तापमान में निरंतर कमी आती जाएगी। ऐसे ही अगर हम 165 मीटर ऊपर चलते हैं, पृथ्वी की सतह से 165 मीटर ऊपर चलते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। वैसे ही अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो उसमें 6 डिग्री 5 सेल्सियस जो तापमान है वो कम हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है या घटता है। इसी घटने के कारण इसे ताप हासदर मंडल भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें अब क्षोभ मंडल की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो क्षोभ मंडल की बहुत सारी विशेषताएं, जैसे आंधियों का चलना, बिजलियों का कड़कना, बादल का बरसना, जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वो सारी किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। याद रखना, भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की दूरी होती है और ध्रुवों से देखा जाता है तो 6 किलोमीटर की दूरी होती है। इसमें 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसी ताप हासदर के कारण इसे ताप हासदर मंडल भी कहा जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। आगे है कि क्षोभ मंडल
मौसम संबंधित सभी घटनाएं इस मंडल में घटित होती हैं। यानी मौसम से संबंधित जितनी भी हैं, बादलों का बनना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी का चलना, तूफान का आना, जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं वो किस मंडल में घटित होती हैं? वो हमारे क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। आगे है कि इसमें बादलों का निर्माण, आंधी, तूफान, बिजली चमकना, लगातार ताप आस के कारण इसको ताप आस दर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगातार ताप कम होता जाता है। निरंतर परिवर्तन होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे आंधी चले, पानी आ गया, मौसम चेंज हुआ, तो इस परिवर्तन के कारण इसे क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आगे हमने पढ़ा था, ये हमारा पृथ्वी की सतह से ये हमारा क्षोभ मंडल था। अब याद रखना आपको कि जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के और जो हमारा समताप मंडल था, उन दोनों के बीच का जो संक्रेषण क्षेत्र होता है वो किस नाम से जाना जाता है? वो हमारी क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच का जो संक्रेषण क्षेत्र होता है, या इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जिसकी 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर तक की मोटी परत लेयर सी पाई जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के उभयनिष्ठ क्षेत्र को कहा जाता है, जिसका तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी मोटाई 1.5 से लेकर के 2 किलोमीटर तक होती है। जो क्षोभ सीमा होती है वो क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है। 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्षोभ मंडल में से संबंधित सर्वप्रथम यही पूछा जाता है कि यहाँ पर बादलों का बनना किस मंडल में घटित होता है? क्षोभ मंडल में। बिजली का चमकना क्षोभ मंडल में, आंधी तूफान क्षोभ मंडल में। ये क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किया जाता है। आगे चलते हैं हम, हमारा क्षोभ मंडल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आता है हमारा समताप मंडल। ये हमारा क्षोभ मंडल, इसको हमने पढ़ लिया कि ये ध्रुवों पर 6 किलोमीटर की ऊंचाई होती है और यहाँ पर 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्षोभ सीमा जो कि हमारी 16 किलोमीटर, जो क्षोभ मंडल है 16 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर ऊंचाई होती है और ध्रुवों पर 6 किलोमीटर होती है। और यहाँ आते आते यहाँ पर -80 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इतना याद रखना है। इसमें हमने अच्छे से पढ़ लिया, बादल बनना, बिजली कड़कना और आंधियों का चलना, तूफान का आना, सभी किस्में होंगे, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी क्षोभ मंडल में घटित होंगी। अब आगे चलते हैं हम, तो आगे आती है हमारी क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा हमने पढ़ ली। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। अब क्षोभ सीमा से समताप मंडल का जो यानी 16 किलोमीटर से लेकर जो 50 किलोमीटर का एरिया है, क्षेत्र है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के जो क्षेत्र है हम उसे समताप मंडल के नाम से जानते हैं। अब जैसे जैसे हम समताप मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो फिर क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो पुनः बढ़ना प्रारंभ कर देता है। हमने पढ़ा था क्षोभ सीमा की तरफ, पृथ्वी से जब क्षोभ सीमा की तरफ आ रहे थे, क्षोभ मंडल में चल रहे थे हम, तो टेम्परेचर क्या हो रहा था? घट रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? क्षोभ सीमा के बाद में टेम्परेचर पुनः बढ़ने लग जाता है। इसीलिए इसे समताप मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर पहुंचते पहुंचते, समताप मंडल पर पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब ये समताप मंडल सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए किस लिए है? समताप मंडल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में आप सभी जानते होंगे। ओजोन परत जो 19 से लेकर के 48 किलोमीटर के क्षेत्र
में स्थित है। यानी ये हमारा 16 किलोमीटर से क्षोभ सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर समताप मंडल है। इस समताप मंडल के मध्य 19 किलोमीटर से लेकर के 48 किलोमीटर के मध्य क्या है, हमारी ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत के बारे में आप सभी जानते होंगे। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है और वहां पर इसको ओजोन परत के संरक्षण हेतु कार्य किए जाते हैं। इसीलिए हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और ओजोन परत हमारे काम क्या आती है? ओजोन परत जो सूर्य होता है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पैरावैगनी किरणें, विकिरणें, उनको रोकने का कार्य करती है। जैसे सूर्य से अल्ट्रावायलेट पैरावैगनी किरणें आई, ये हमारी ओजोन परत है, ये इनको रोकने का कार्य करती है। अगर इनको नहीं रोका जाए तो क्या होगा? अगर ये सीधे पृथ्वी पर आती हैं तो मानव जीव जंतुओं में त्वचा संबंधित, आंखों संबंधित कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब इस ओजोन में भी क्या हो रहा है, ये जैसे हमारी ओजोन लेयर है, अब इसको भी कई हानिकारक गैसें हैं जो इसको नुकसान या क्षति पहुंचा रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो CFCS एक हेलोजेंस और एक N2O नाइट्रेट ऑक्साइड। यानी कि जो CFCS, हेलोजेंस और नाइट्रेट ऑक्साइड, विशेषकर सबसे सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचाती है वो CFCS है, जो हमारे जो शीतलक यंत्र होते हैं उनसे निकलती है। जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर वगैरह से ये ठंडी जो चीज़ें हैं उनसे ये निकलती है। हमारी AC से CFCS निकलता है, हमारे यानी जो फ्रीज होते हैं उनसे CFCS निकलता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पहले हमने पृथ्वी से ऊपर आए क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं थी हमने सारी घटित कर ली। उसके बाद में हमने धीरे धीरे बढ़ना किया क्षोभ सीमा से लेकर के हम समताप मंडल की ओर आए। समताप मंडल वह मंडल जो 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इसमें तापमान हमेशा बढ़ता जाता है और एक ऊपरी सीमा पर जाने के बाद में ये कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समताप मंडल को जीवन दायिनी मंडल कहा जाता है क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में हमने जान लिया। आगे समताप मंडल से एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुयान को उड़ने के लिए उपयुक्त मंडल कौन सा है? तो कौन सा है हमारा वायुयान को उड़ने के लिए उपयुक्त मंडल? यह हमारा वायुयान। थोड़ा सा बजट कम था, इस वजह से अभी हम छोटे वाले को लेके आए। जैसे ही बजट बढ़ जाएगा हम इस वायुयान को थोड़ा सा बड़ा लेके आएंगे, फिर जाके हम समताप मंडल में इसे उड़ाएंगे। हालांकि अभी इसमें 2-3 सवारी तो आसानी से आ जाएंगे। तो इस वायुयान को हम कहाँ उड़ाएंगे? समताप मंडल में उड़ाएंगे, क्योंकि नीचे उड़ाएंगे तो फिर थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हो जाएंगी। तो हमने क्या सोचा, थोड़ा सा इसको ऊपर उड़ाते हैं। अब उड़ाएंगे कहाँ पे भी? जहाँ पे सामान होगा, इसीलिए हम वहाँ पे उड़ाएंगे। जैसे हम कोई गाड़ी लेके आए तो गाड़ी लेके आते हैं, बच्चों को बोलते हैं, बच्चे को गाड़ी लेके आके दे दी। अब बच्चे की आदत होती है पहले तो उसके कील पुर्जे निकालेगा, वो देखेगा आखिर इसके अंदर है क्या। जब वो पूरा उसका पोस्टमार्टम कर लेगा, उसके बाद में जब घर वाले पूछते हैं कि तूने क्या किया था? कुछ नहीं, मैं इसको देख रहा था पापा, निकलती कौन सी जगह से है। उस निकालने के चक्कर में उसने पूरी गाड़ी निकाल दी। अब दूसरी बार हम लेके आएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इसे समतल जगह पे समान जगह पे ही चलाना, नहीं तो पिछली बार की तरह तू क्या कर देगा? इसे खराब कर देगा। अब इसमें क्यों नहीं चलाते? इसमें चलाएंगे। जैसे हम, चलो ठीक है, वायुयान को हम लाके क्षोभ मंडल में उड़ा रहे हैं, क्षोभ मंडल में उड़ा रहे हैं, आगे आंधी तूफान आ रहे हैं और बारिश हो रही है। इस वजह से उन्हें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और इसमें टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन इसमें समताप मंडल में बिल्कुल टेम्परेचर थोड़ा सा कम, यानी धीरे धीरे जो टेम्परेचर हमारा बिल्कुल कम हुआ था वो थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। इसीलिए हम वायुयान को किस मंडल में उड़ाते हैं? समताप मंडल में। क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है, वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो वो हमारे कौन से में उड़ते हैं? समताप मंडल में। यहाँ तक
समझ आ गया होगा। आगे समताप मंडल क्षोभ सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, जिसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया और थोड़ा सा इस पर थोड़ा आपका फोकस बना रहे, इस वजह से और अच्छे से पढ़ लो। क्षोभ सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर का जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो स्थित होता है, ये हमारे 16 किलोमीटर से ऊंचा प्रारंभ हो जाता है। ये मंडल किस नाम से जाना जाता है? समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें लगातार तापमान बढ़ता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता जाता है? लगातार बढ़ता जाता है। इसकी सीमा पर ये तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते 50 किलोमीटर पर ये कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समताप मंडल की खोज किसने की थी? समताप मंडल की खोज की थी टी जेरेंस डी ने। इन्होंने इस मंडल की खोज की थी। ये मंडल वायुयान उड़ान के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है सबसे अधिक, तो यही है कि वायुयान उड़ान के लिए कौन सा मंडल अनुकूल होता है, तो वो कौन सा होता है? समताप मंडल अनुकूल होता है। इसमें ओजोन परत भी पाई जाती है, जिसको जीवनदायिनी परत कहा जाता है। हमने जान लिया जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली ये हमारा सूर्य से आने वाली ये हमारी पृथ्वी, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं, और ये हमारी ओजोन परत है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकने का काम, पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकने का काम करती है, इसीलिए इसे जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है। क्योंकि अगर सीधी जो किरणें हैं वो अगर नीचे आएंगी तो क्या होगा? जीव जंतु हैं, मानव है, उन पर वो सीधी किरणें गिरेंगी, उससे त्वचा संबंधित कैंसर, आंखों से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारे जीवन में ये ओजोन परत। आगे अच्छे से और लिख रखा है ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत को अच्छे से बता रखा है। ये हमारा सूर्य है, सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं। अल्ट्रावायलेट रेज किस कारण ओजोन परत पर पड़ती हैं? ओजोन परत उन्हें पृथ्वी पर सीधा आने से रोकती हैं। अब ओजोन परत की सबसे बड़ी समस्या यह हुई थी कि अब ओजोन परत पर मानवों ने अपने स्वार्थ के लिए इतने हथकंडे अपना लिए हैं, इतने संसाधनों का दोहन किया है, इतना प्रकृति का दोहन किया है कि ओजोन परत पर भी संकट या खतरा मंडराने लगा है, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो क्या खतरा उत्पन्न होता है कि जो ओजोन परत है, जैसे ये हमारी ओजोन परत है, इसमें अब छिद्र होने लगे हैं। इसकी वजह से ये किरणें सीधे पृथ्वी पर आना प्रारंभ होंगी। जैसे ये पृथ्वी पर सीधी किरणें आना प्रारंभ हो जाएंगी तो इसकी वजह से टेम्परेचर भी अधिक हो जाएगा। दूसरा, जो मानव है, जीव जंतु, उनमें कैंसर की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब इसके छिद्र किस किस स्थान पर है? तो एक तो हमें सबसे पहले देखा गया था अंटार्कटिका पर। अभी थोड़ा दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये छिद्र देखा गया है, जो कि विश्व के लिए एक खतरे का घंटी हो सकती है। अब इसके संरक्षण के लिए भी कार्य किया गया था। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, उसमें प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन परत पर छिद्र किस किस स्थान पर देखे गए हैं? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ओजोन संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहाँ पर प्रोटोकॉल हुआ था? तो कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल शहर में। और कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर से एक और महत्वपूर्ण दिवस बनता है कि इस दिवस को हम किस नाम से जानते हैं? ओजोन दिवस। यानी कि इस दिन हमें ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे एक और क्वेश्चन जो ओजोन परत से सबसे अच्छा बनता है वो बनता है कि ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन यूनिट। हाल ही अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी होती है? तो डॉप्सन यूनिट। हमने इसके नष्ट होने के कारण पिछले भी पढ़ लिए, और भी CFCS हैलोजन और N2O जो गैस हैं वो CFC के नष्ट होने का कारण हैं। आगे ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
इसमें अब ओजोन में सर्वाधिक क्वेश्चन, अगर अच्छे लेवल का आप एग्जाम देते हो तो सबसे अधिक पुटअप होने की संभावना यहाँ से होती है। क्या होता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत का सर्वाधिक घनत्व किस किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। तो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है उसका 19 से लेकर के 25 किलोमीटर। ये ओजोन परत है, यहाँ से 19 किलोमीटर से जो 25 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें क्या पाया जाता है, सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक मोटी होती है। आगे 30 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 30 से 35 किलोमीटर का क्षेत्र है, जैसे मैं आपको समझा दूं, ये ओजोन परत है, ये हमारी कहाँ से शुरू होती है, 19 किलोमीटर से। 19 किलोमीटर से जो 25 किलोमीटर का एरिया है, ये सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक घनी होती है। इसके बाद में 30 से लेकर के 35 किलोमीटर तक क्या होता है, ये थोड़ी सी कम घनत्व होती है या मध्यम घनत्व पाया जाता है। उसके बाद में हमारे बचती है 35 से 48। 35 से 48, अब इन दोनों के मध्य क्या होता है, और ये विरल हो जाती है, यानी कि कम घनत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक 19 से 25 किलोमीटर के मध्य, उससे मध्यम 30 से 35 किलोमीटर के मध्य, और उससे कम यानी कि सबसे कम किस किलोमीटर में पाई जाती है, तो 35 से लेकर के 48 किलोमीटर में पाई जाती है। और फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया कि जो ओजोन परत है उसका सबसे कम घनत्व किन किलोमीटरों के मध्य पाया जाता है। तो उसमें ऑप्शन था 35 किलोमीटर से 48 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य, 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के मध्य, 40 किलोमीटर से 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के मध्य। तब हमको याद रखना है कि जो 35 से ऊपर हो और 48 के आसपास हो। अब 35 की जगह यहाँ ऑप्शन में 34 भी दे देता तो भी लगा देते हम, 36 दे देता तो भी यूज़ करते, 37 दे देता तो भी यूज़ करते। पर याद रखना है थोड़ा सा ऊपर हो और ये 48 के बाद में थोड़ा सा ना हो। 49 तक ठीक है चल जाएगा, लेकिन 49 के बाद वाला नहीं हो। तो इनके मध्य ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत को हमने अच्छे से जान लिया। आपको ओजोन परत को अब कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओजोन परत से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे वो हमने जान लिया। बस याद रखना ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। अब हमारा क्षोभ मंडल कंप्लीट हो गया, क्षोभ सीमा कंप्लीट हो गई, समताप मंडल कंप्लीट हो गया, और समताप मंडल में ओजोन परत भी हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बचता है हमारा क्षोभ मंडल कंप्लीट, समताप मंडल कंप्लीट। हमने अभी तक यहाँ से लेकर के पृथ्वी से लेकर के 16 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पड़ा, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पड़ा। अब 50 किलोमीटर से जो 80 किलोमीटर का एरिया है, जो क्षेत्र है, वो मध्य मंडल के नाम से जाना जाएगा। पहले क्षोभ हुए, फिर सम, और फिर मध्यम, फिर अयान आया और बाहर ले गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर क्या हुआ था, टेम्परेचर कम हुआ था, माइनस हुआ था। इसमें टेम्परेचर पुनः क्या हुआ था, प्लस हुआ था, यानी कि बढ़ गया था। इसके बाद में टेम्परेचर इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर फिर से माइनस होता है, यानी कि कम होता जाता है। अब मध्य मंडल से इंपोर्टेंट कोई फैक्टर नहीं बनते, सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है कि उल्कापिंड का प्रभाव किस मंडल में देखा जाता है। तो किस मंडल में देखा जाता है, वो हमारे मध्य मंडल में देखा जाता है। बस याद रखना मध्य मंडल और समताप मंडल के मध्य समताप सीमा स्थित होती है। अब आगे मध्य मंडल से आयन मंडल के बीच में मध्य सीमा स्थित होती है। इसके बारे में और अच्छे से आपको लास्ट में डायग्राम बना के समझा दूंगा। आगे आता है हमारा पृथ्वी से क्षोभ मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन लेयर के बारे में हमने जान लिया। ओजोन के बाद में मध्य मंडल के बारे में हमने पढ़ लिया। मध्य मंडल में कुछ नहीं, उल्काओं का प्रभाव देखा जाता है। इसमें टेम्परेचर पुनः क्या हो जाता है, माइनस होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, इसमें टेम्परेचर पहले बढ़ना कम होना प्रारंभ करता है। इसमें प्लस होना यानी कि बढ़ना प्रारंभ कर देता है। इसमें पुनः घटना प्रारंभ कर देता है। अभी तक हमने क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल को जान लिया। आगे अब हम आयन मंडल को जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है आयन मंडल, क्योंकि आयन मंडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो हमारा आयन मंडल है, उस आयन मंडल के अंदर क्या होता है कि जो रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो
तरंग है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए यहाँ पर सैटेलाइट और उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल का दूसरा नाम तापमंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारी मध्य सीमा यानी कि मध्य मंडल और आयन मंडल के जो भाग है, मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य का जो भाग है वो मध्य सीमा के नाम से जाना जाता है। अब आयन मंडल से क्वेश्चन यही पूछा जाता है सबसे अधिक कि आयन मंडल में जो तरंगें होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि सैटेलाइट और उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तब हमारा आंसर होगा कि जो हमारे सैटेलाइट और जो उपग्रह हैं वो आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। और जो रेडियो तरंगें होती हैं वो हमारे वहां से रेडियो तरंगें हमारी पृथ्वी पर आती हैं। अब उन तरंगों को भी परत बाई परत यानी कि एक के बाद एक बिछाया गया है। कैसे बिछाया गया है कि सबसे पहले डी तरंग को, EBCD सभी को आती हैं, और सबसे बड़ी बात यही है इसमें क्वेश्चन ये पूछता है वो कि डी तरंगें कौन सी होती हैं, ई तरंगें कौन सी होती हैं, एफ तरंगें कौन सी होती हैं और जी तरंगें कौन सी होती हैं। और हाल ही के शायद 3rd ग्रेड SST में पूछा भी गया था कि जो डी तरंगें हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं। वो ऑप्शन दे देता है ध्रुवीय तरंगें, लघु तरंगें, मध्यम या दीर्घ तरंगें। तो डी तरंग जो होती है वो कौन सी तरंग होती है, दीर्घ तरंगें। डी से दीर्घ, दी से दीर्घ यानी कि दीर्घ तरंगें कौन सी होती हैं, डी तरंगें। उसके बाद में मध्यम, ई मध्यम, ई मध्यम, ई मध्यम, ई तरंगें कौन सी होती हैं, मध्यम तरंगें होती हैं। फिर एफ, एफ यानी कि लघु तरंगें, और जी ध्रुवीय तरंगें। अब इसको याद रखने का अगर हम एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर भूल जाते हैं तो याद रखने का सबसे बढ़िया हमको EBCD आती हैं, डी ई एफ जी। तो अब शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़े को लेके आएंगे, डी से ये तो याद हो ही जाएगा, डी से दीर्घ, डी से दीर्घ, ई से कौन सा हो जाएगा, अब बीच में कौन सा आएगा, मध्यम, इसमें लघु और इसमें ध्रुवीय, ध्रुवीय तरंगें। याद रखने का एक और 4 भाई है, डी सबसे बड़ा है और ई मध्यम है और एफ थोड़ा छोटा मतलब सबसे छोटा है और इसके बाद में ये ध्रुव यानी कि दूर का बेटा है। तो याद रखना डी से दीर्घ, ई से मध्यम, एफ से लघु तरंगें और जी से ध्रुवीय तरंगें। इन 4 तरंगें हमारे इस आयन मंडल में स्थापित की जाती हैं। अब ये हमारी मध्य सीमा से 400 से 600 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है कि आयन मंडल पर ध्रुवों पर प्रकाश सूक्ष्म कणों में आता है। जो ध्रुव होते हैं उन पर जो प्रकाश है वो सूक्ष्म कणों के रूप में आता है, जिससे ध्रुवों पर प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे सुमर ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी कि सुमर ज्योति पुंज कहा जाता है। जो आयन मंडल है, आयन मंडल पर जो ध्रुव हैं उन पर प्रकाश क्या होता है, एक सूक्ष्म कणों के रूप में यानी कि छोटे छोटे कणों के रूप में आता है। इसकी वजह से वो क्या लगते हैं, वो जलते हुए लगते हैं, इसलिए इसे हम सुमर ज्योति पुंज कहते हैं। हमारा यहाँ तक आयन मंडल कंप्लीट हो गया। अब कौन सा बचा, आयन किसको बाहर ले गया, अब आयन बाहर ले जाएगा यानी कि बहिर्मंडल। जो 400 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक जो हमारा आयन मंडल था उससे ऊपर का जितना भी एरिया है वो सब बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, यानी कि अनंत क्षेत्र तक जितनी भी ऊंचाई है वहां तक कौन सा मंडल पाया जाता है, बहिर्मंडल यानी कि बाहर का मंडल। यहां तक हो गए हमारे मंडल पूरे कंप्लीट। जो भी जितने मंडल थे हमने सभी के मंडलों के बारे में अच्छे से जान लिया। अब 2 इंपोर्टेंट फैक्ट्स, हालांकि छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सममंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं या कौन सा क्षेत्र आता है। तो सममंडल के अंदर 0 से 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक के क्षेत्र हैं उनको सममंडल कहा जाता है। 0 से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे सममंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल की ओजोन परत और मध्य मंडल को शामिल किया जाता है। पूछ लिया जाता है सममंडल में कौन कौन से मंडल शामिल होते हैं या कौन सा क्षेत्र शामिल होता है, क्षेत्र पूछा जाता है तो
0 से लेकर के 80 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल किया जाता है। मंडल पूछा जाता है तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल, इन तीनों के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। आगे विषम मंडल, विषम मंडल, विषम मंडल 80 किलोमीटर से ऊपर के सभी मंडल इसमें शामिल होते हैं। 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर के ऊपर का जितना भी एरिया है वो किस में शामिल होगा, विषम मंडल में शामिल होते हैं। इसमें आयन मंडल और बहिर्मंडल, इसमें दो ही मंडल शामिल होते हैं। कौन कौन से, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो यह था हमारे वायुमंडल की संरचना, कि वायुमंडल की संरचना कैसी थी, कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज और कर देता हूं। बिल्कुल फास्ट हम रिवाइज करेंगे। पृथ्वी से ऊपर 5 मंडल पाए जाते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनका क्रम पूछा जाता है। दूसरा, वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर जो बाहरी आवरण होता है जिसमें कई गैसों का आवरण पाया जाता है और कई परतों में विभाजित, उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ा था हमने सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में, जो बिजली कड़कना और मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। ये पृथ्वी से भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर, ध्रुवों पर 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर स्थित होता है। इस मंडल में जो तापमान है वो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर थोड़ा 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी कि ये तापमान निरंतर घटता रहता है। आगे पढ़ा था कि जो क्षोभ मंडल है उसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसके अंदर घटित होती हैं। आंधी तूफान, बिजली चमकना और तापास मंडल भी कहा जाता है। निरंतर परिवर्तन के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था क्षोभ सीमा जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है, उसे क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है, जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य स्थित होती है। यह हमारा क्षोभ मंडल पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था समताप मंडल। समताप मंडल में पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में, समताप मंडल में। वायुयान उड़ान के लिए कौन सा मंडल अनुकूल है, तो वो हमारा समताप मंडल है। इसका समताप मंडल की 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इसमें से 19 से 48 किलोमीटर तक कौन सी ओजोन परत पाई जाती है। आगे हमने पढ़ा था समताप मंडल के बारे में कि क्षोभ सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो 19 से लेकर के 48 किलोमीटर तक होती है। ओजोन परत के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जिसमें ये ओजोन संरक्षण हेतु कार्य किए जाते हैं। इसीलिए 16 सितंबर को हमारे यहाँ पे क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत जीवनदायिनी परत के रूप में जानी जाती है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें रोकने का कार्य करती है, इसीलिए इसे हम जीवनदायिनी परत भी कहते हैं। जो हमारी जो इसकी समताप मंडल की खोजकर्ता थे वो तो टी जेरेंस डी, ये वायुयान उड़ान के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आगे पढ़ा था हमने ओजोन के बारे में। ओजोन पर जो छिद्र देखे गए थे वो अंटार्कटिका में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया पर, और इसके लिए प्रोटोकॉल हुआ था। इसको मापने की इकाई है डॉप्सन यूनिट। इसको नष्ट करने के कारण है CFCs हेलोजन्स N2O गैस। सर्वाधिक घनत्व 19 से लेकर 25 किलोमीटर तक, मध्यम घनत्व 30 से लेकर 35 किलोमीटर तक और सबसे कम घनत्व 48 किलोमीटर में पाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में हमने समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल पढ़ा था। मध्य मंडल में उल्का पिंड का प्रभाव देखने को मिलता है। जो उल्का पिंड है उनका प्रभाव किस मंडल में देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है किसमें, मध्य मंडल में। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है उसे हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। आगे हमने पढ़ा था मध्य मंडल के बाद में कौन सा आया था, आयन मंडल क्यों है, क्योंकि इसमें रेडियो तरंगों, सैटेलाइट और उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। इसमें 4 तरंगें स्थापित हैं, D, E, F, G। D यानी दीर्घ तरंग है, E मध्यम तरंग है, F लघु तरंग है, G ध्रुवीय तरंग है। आयन मंडल को दूसरा ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आयन मंडल में जो ध्रुवों पर प्रकाश जाता है वो सूक्ष्म कणों के रूप में जाता है, इसलिए जो ध्रुव होते हैं वो थोड़े से चमकते हैं, इसलिए हम ज्योतिपुंज या सुमर ज्योति के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल से किया जाता है, आयन मंडल से।
डी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? दीर्घ तरंग है। ई तरंगों को मध्यम तरंग है। एफ तरंगों को लघु तरंग है। जी तरंगों को ध्रुवीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पढ़ा था हमने बहिर्मंडल, यानी कि जो आयनमंडल से जो जितना भी ऊपर का क्षेत्र है, अनंत क्षेत्र तक जो भी है विस्तार है, वो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 2 इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो बनते हैं इनके संबंधित कि सममंडल 0 से लेकर 80 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी मंडल स्थित होते हैं उन्हें सममंडल के नाम से जाना जाता है। और 80 किलोमीटर से लेकर के अनंत क्षेत्र तक जो मंडल होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? विषम मंडल। सममंडल में कौन कौन से आते हैं? क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल में ओजोन परत के बाद में मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल और बहिर्मंडल, दोनों किस में आते हैं? विषम मंडल में आते हैं। आगे आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ में। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन कक्षाओं का आनंद ले रहे होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो सीरीज चल रही है वो निरंतर उपलब्ध करवाई जाएगी और आपको इतने विश्लेषण के साथ पढ़ाया जा रहा है कि मुझे लगता है एक बार पढ़ने के बाद में आपको फिर से पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने और अपनी तैयारी को एक नया और एक सुनिश्चित आयाम प्रदान करें। इसे अपने जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक शेयर करें, जिससे वो भी इस तैयारी का आनंद उठा सकें। और अंत में एक लाइन के साथ में कि मुश्किलें हरा सकती नहीं मंजिलें, मुश्किलें हरा सकती नहीं, हार भी हरा सकती नहीं, जब तक जीतने की जुनून है हमारे अंदर, हमें ये दुनिया हिला सकती नहीं। इसी के साथ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।